नमस्कार, चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि ये ऐतिहासिक चुनाव है, समूचे जम्मू कश्मीर का नहीं। अगर हम रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि पहली मर्तबा ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। और बड़ी बात यह है कि जो जीतेगा वो इतिहास बनाएगा कि पहला एमएलए रामगढ़ से कौन था, तो इसलिए ऐतिहासिक है। उससे भी बड़ी बात यह है कि पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर में एक झंडे और एक संविधान के अधीन ये चुनाव हो रहे हैं। पहले हमने सबने चुनाव देखे होंगे कि जब भी चुनाव होते रहे, जम्मू कश्मीर की स्टेट का अपना झंडा होता रहा और देश का अपना झंडा होता रहा। 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव आया और संवैधानिक बदलाव के साथ साथ 370 में संशोधन हुआ, 35 को रिपील किया गया और उसके बाद ये पहली मर्तबा ऐसे ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं कि जो एक झंडे और एक संविधान के तले होने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि 90 सीटों पे भी पहली मर्तबा चुनाव हो रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 87 सीट्स हुआ करती थी, फिर लद्दाख अलहदा हुआ, यूटी बनी, 83 सीट्स रह गई। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो नया जो रिकमेंडेशन आई है, उस रिकमेंडेशन के मुताबिक 90 सीट्स हैं, जिसमें से 5 आपके लिए नॉमिनेट की जाएंगी। वो 5 सीटें सरकार नॉमिनेट करेगी, जिसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापित पंडितों की होंगी, जिसमें से एक महिला होगी, एक पीओजे के रिफ्यूजी की होगी और 2 सीटें जो है ऑलरेडी फीमेल्स के लिए जम्मू कश्मीर में एक प्रावधान रहता था। हम इसी पर चर्चा करेंगे और आज के दिन हम मुद्दों से डिरेल नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के विकास होना चाहिए, इस विधानसभा हल्के में विकास की क्या क्या दरकार है, क्या क्या ज़रूरत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सरबजीत सिंह जौहल हमारे साथ मौजूद हैं। जौहल साहब, आपका स्वागत है। आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सुरेंद्र अत्री जी आज़ाद समाज पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत है। सतपाल एनसी से हैं, आप कांग्रेस से हैं। सतपाल एनसी से हैं और रविंद्र चौधरी कांग्रेस से, आप सबका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं सारी आवाम से कि जो भी अपना पक्ष रखना चाहे दिल खोल के रखे, लेकिन मर्यादित तौर पर, मर्यादा जरूर होनी चाहिए। कहीं मुंह से ऐसा शब्द न निकले जो किसी को हर्ट करे। मैं शुरुआत सरबजीत से करूंगा क्योंकि माइक ऑलरेडी इनके पास ही पड़ा हुआ है। सरबजीत जी, क्या आपका मौक़िफ़ रहेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के? इससे पुराना ताल्लुक है आपका। देखिए विनोद जी, डिस्कशन, हमारी बहस आपके स्टूडियो में भी होती रहती है आए दिन, और मैं समझता हूँ कि सौभाग्य की बात है कि आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ 69 में आप आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, क्योंकि ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, हालांकि आबादी के हिसाब से सांबा में शायद कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती, लेकिन चूंकि एक बॉर्डर का नाम देके रामगढ़ जो है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि हमारे बॉर्डर के लोग, चूंकि आपको पता है आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान की क्रॉस फायरिंग होती थी। इससे पहले जो भी यहाँ पर शासक रहे, कांग्रेस का शासन रहा, यहाँ हम लोग जब फायरिंग होती थी तो वहाँ से हमारे जो जितने भी लोग हैं वो बेचारे बेघर हो जाते थे, यहाँ से उठ के पीछे आना पड़ता था। मैं आपको यहाँ की घटनाएं बताऊं। यहाँ बिल्कुल साथ बॉर्डर पे हमारा गांव है एक लंगूर। वहाँ पर क्या हुआ था कि गोला पड़ा पाकिस्तान का एक ही घर के, और आस पड़ोस के 4 से 6 लोगों की हत्याएं हो गई। ऐसे ही यहाँ पर हमारा एक गांव है जेरड़ा, वहाँ पर एक मेरी छोटी बहन बच्ची जो थी वो खाना बना रही थी और वहाँ गोला गिरा और उसके चिथड़े उड़ गए। मतलब देखने वाली बात थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जब से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारत में और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के साथ जो उनका लगाव है, वो आप सब से कोई छुपा नहीं है। आपने हालात देखे हैं जब रोज़ फायरिंग होती थी, और आज हम यहाँ से अगर गोला भी फेंके तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है वो गोली भी फेंके वहाँ से। ये आज बदलाव है। यहाँ नालियाँ, गलियाँ, डेवलपमेंट में ये होती रहेगी। और डेवलपमेंट की भी बात करूँ, मैंने आज तक नहीं सुना था अपने इतिहास में, मुझे 30-35 साल हो गया राजनीति में, कि ये डीडीसी क्या होते हैं। जब ये इलेक्शन आई 10 दिन पहले मैंने किसी से पूछा कि ये क्या इलेक्शन है डीडीसी, उन्होंने मुझे बताया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर है। तो हमने कहा कि ये हमने तो सुना नहीं कभी नाम। तो मतलब पहली बार यहाँ पंचायतों को, आपको पता है जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वो
खानदानी राज और कांग्रेस का राज, यहाँ पंचायतों को कोई पावर नहीं थी। हमारे बेचारे सरपंच पंच यहाँ पर खड़े हैं, जो जीत के आते थे, एक 10 रुपए इनको कोई एड नहीं दी जाती थी। लेकिन जैसे यहाँ पर ये हमारा जो पंचायती राज सेटअप हुआ, यहाँ पंचों से सरपंच बीडीसी डीडीसी डेवलपमेंट की, तो यहाँ आप ऐसे है कि इतना पैसा आता है, भरमार है। और वो टाइम हमने देखा है जब एक 40 कूड़ी सरकार नहीं देती थी और पंच सरपंच घर में झगड़ा करवा देती थी। कहीं ना कहीं देखिए, सबको मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर सरहदें शांत हुई हैं। मुझे लगता है कि एनसी वाले भी इत्तेफाक रखेंगे, कांग्रेस वाले भी इत्तेफाक रखेंगे, आप भी रखेंगे। सरहदों पे थोड़ी सी अमन जरूर आया है। हम अपनी कल्टीवेशन तार के उस पार भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान, कांग्रेस के भी कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। उसकी कोई कारण एक बता दीजिए। सर, कारण तो एक है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप आस पड़ोस में ही देख लीजिए, अगर आप अपने पड़ोसी के साथ लड़ेंगे जी तो आप कभी भी सुख से नहीं रह सकेंगे। यही बात मुल्क की होती है, क्योंकि पड़ोसी एक ऐसा होता है कि कभी उसको मुश्किल आ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी हो, बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, तो पड़ोसी ही काम आता है पड़ोसी के। अगर हम पड़ोसी के साथ लड़ेंगे तो नुकसान उनका भी होगा, हमारा भी होगा। ये नहीं बात कि पाकिस्तान अटैक करेगा इंडिया का नुकसान होगा, इंडिया करेगा उसका भी होगा, यानी नुकसान दोनों तरफ का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ऐसा पड़ोसी हो, उड़ी की तरह करे, पुलवामा की तरह करे, उससे आप दोस्ती की वकालत करोगे तो लोग आप पर उंगलियां जरूर उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन पुलवामा की तरह अगर करेंगे तो इन्होंने 10 साल राज किया, अभी 10 साल हुकूमत रही है बीजेपी की, 11 हो गए। तो अभी तक पुलवामा की इन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करवाई? क्यों नहीं करवाई? सच सामने आ जाता है। लेकिन एक बात मैं और बता देता हूं आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के टाइम में या कांग्रेस की हुकूमत में इतना ज्यादा उग्रवाद नहीं फैला था जितना अभी फैला। अभी देख लो आप, अभी 4-5 दिन की बात है, रोज अटैक होते हैं, इधर जम्मू में होते हैं, उधमपुर में होते हैं, सभी जगह होते हैं। तो क्या डेवलपमेंट की इधर? आप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या इस इलाके की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जहां हमेशा इस हुकूमत ने डिस्क्रिमिनेशन की है। मेरे भाई ने बोला है कि बहुत पैसा आता है डीडी के पास, बीडी के पास आता है, लेकिन मिलता एक पार्टी को है, सबको नहीं मिलता। अभी देखो डेवलपमेंट की बात आपको बताऊं, ये हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल की सड़क देखो आप, हॉस्पिटल के अंदर भी पानी है, बाहर भी सड़क के ऊपर पानी है, सड़कों पर गड्ढे हैं। तो इनकी डेवलपमेंट कहाँ जाती है? आज पुल बनाते हैं, दूसरे दिन टूट जाते हैं। पब्लिक के बीच में जाना चाहता हूँ, यहीं से आवाज बढ़ाई है कि पब्लिक से सवाल लेना चाहता हूँ कि वाकई में हॉस्पिटल, ये कहते हैं कि सड़क में गड्ढे या गड्ढा में सड़क है, इस तरह का स्थिति? देखिए, जो हॉस्पिटल की हालत है किसी से छुपी नहीं है। वहाँ पे 1-1 फुट पानी जो अंदर भरा हुआ है। अगर ये चौथे वादे कर रहे हैं कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो फिर उसके अंदर पानी कहाँ से आया? दूसरा, जहाँ पे रामगढ़ को कॉलेज मिले हुए 6-7 साल हो गए हैं, आज दिन तक उसका काम नहीं लगा सके। आज हमारे भाई डीडीसी सामने खड़े हैं, इन्होंने, इनकी 6 पंचायतें पड़ती हैं, उनमें से एक पंचायत जो है वो अराड़ा में पड़ती है और दूसरे एरिया में पड़ते हैं। एक भी शब्द इनके लिए, इनके मुंह से नहीं निकला कि रामगढ़ में कॉलेज है, दिया गया है और रामगढ़ में बने। जब बिल्कुल बेइंसाफी हो रही है लोगों के साथ, और जो इनका दुगलापन कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलने देंगे हम जो दुगलापन, और बहुत सी इनकी नालायकियां जो है वो सामने हैं। जी सर, ये बोल रहे हैं कि मतलब इनका टाइम 10 साल में जो राज हुआ है बीजेपी का, कि यहाँ मतलब शांति रही है। बिल्कुल सही बात है। जब एनसी का टाइम था, कांग्रेस का टाइम था, लोग हमारे जम्मू नहीं जा सकते गाड़ी में, जो आज गए हैं सुबह सुरक्षित नहीं थे, बम्बों से लोग उड़ाए गए थे, ठीक है ना। जो उग्रवादी बम लगा देते थे, मेटाडोर में बम उड़ रहा है, कहीं कहीं उड़ रहा है। ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में अंदर जाकर देखो AC लगे हैं,
वो पहले क्या होते थे, कुत्ते नीचे लेटते थे, जो बेड थे उनके नीचे कुत्ते लेटते थे। आज जाओ, इन मेरे भाई ने देखा नहीं होगा, आज साल ये जाते नहीं कि सेवा करने के लिए हम लोग जाते हैं, जो आता कोई पेशेंट हम उनकी सेवा करने के जाते हैं। एसी लगे हैं बकायदा, उधर लोगों के लिए कितनी फैसिलिटी, जाकर देखो तो सही, हॉस्पिटल में देखे जाओ, सच्ची बात करो। ये पानी की विकास की बात करें, पानी बहुत ढलान है, उधर ढलान है, उधर खेत है, ढलान उल्ट तरफ है। डीसी साहब आए हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सिस्टम देखेगा, सिस्टम के साथ निकलेगा, कोई बात नहीं है। ये गलत बात कर रहे हैं, बहुत बीजेपी ने इतने काम किए ना, ये मतलब ये लोग हैं अकीर्तकान लोग हैं। और जो कांग्रेस ने काम किए 84 में, जो सिखों के साथ कत्लेआम किए हैं, सिखों से बसों में उतार के सिखों के बच्चों को मारा है, निर्दोष सिखों को मारा है, गलों में टायर डाल के सिखों को गलों में टायर डाल के इस कांग्रेस ने मराया। हमारा दिल कांपता आज भी, अगर हम इसका पंजा देखते हैं, हमारा खूनी पंजा, हमारा दिल कांपता है जो सिखों के साथ इन्होंने कांग्रेस ने किया है। क्या बात है, खूनी पंजे का जिक्र किया, मैं कांग्रेस के पास ही जाऊंगा। आपका आप पर आरोप है कि ये खूनी पंजा है। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से आज हम जनता में एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जनता तक आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहेंगे। जैसे मेरे भाई ने भारतीय जनता पार्टी के विषय में बताया कि 10 साल के शासन में बॉर्डर में गोली बंद हो गई, सही बात है कि इनका कहना है कि गोली बंद हो गई। मैं गोली के विषय में बताऊंगा कि 10 साल से पहले हमने चिट्टे का नाम नहीं सुना था। आज चिट्टे का इतना प्रचंड प्रचलन हो चुका है कि पूरे लोग, कोई भी समाज, कोई भी आदमी बताए कि आज गांव में चिट्टा पहुंच गया है। आंतक एक दृष्टि से साइलेंट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अंदर से तबाह करने की बात कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई ने कहा कि जैसे गोलियां आप आतंकवाद के लिए एनडीए की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं? बीजेपी को की सरकार होती है, उसी का जिम्मा होता है। भारतीय जनता पार्टी में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेंटर से, केंद्र से बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि सरकारों का काम सरकारें करेगी। आज कहाँ गया वो? सरकारों का काम सरकारें करेगी, कहाँ गई वो बातें? आज चिट्टे का प्रचंड प्रचलन हो रहा है पूरे देश के विषय, पूरे देश में। जो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में एक आम आदमी को आर्मी की, मिलिट्री की नौकरी मिलती थी, उसको खत्म करके इन्होंने 4 साल के अग्निवीर लेके आए। तीसरी बात मैं ये कहूं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि यहां तक की गोली बंद हो गई है, इन्हीं की सत्ता में जो पुलवामा में केस हुआ, जो देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनको किस तरह मारा गया सब देश जानता है। जी छुपाने वाली बात तो है नहीं जी। कैसे बोलते हैं कि यानी कि आतंक खत्म हुआ है? हम पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर बोलता है कि आतंक को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। रहा सवाल चौथा, मैं बात करूं कि चौधरी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर आपका मौन समर्थन क्यों है? आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? देखिए, चाहते हैं पाकिस्तान से बात? देखिए, एक सबसे बड़ा विकल्प बात ही होती है। अगर पीओके से आए तो इनके साथ भेज देना, ऐसे बात करना थोड़ी अच्छी नहीं है। सभ्यता में रह के मर्यादा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे अंधभक्त की तरह होकरे नहीं मारने, बड़ी बड़ी आवाजें नहीं देनी है, वास्तविकता पे ध्यान देना है और पूरे तथ्यों के साथ बात करिए। मैं जम्मू के यानी कि जितने भी किसानों की ये बड़े बड़े पुल बांध रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ, सुनिए एक मिनट, करेंगे बात सर, एक मिनट। जैसे ये बोल रहे हैं कि रिलायंस, एनसी के साथ रिलायंस हुआ है, तो आप पाकिस्तान की बात करेंगे। और वो मुफ्ती महबूबा जो खून की नदियां बहाने की बात करती थी, इनके साथ इन्होंने गठजोड़ कर लिया। तब कहाँ थे? आजाद पार्टी से रह गया। जी आप क्या चाहते हैं कि जो मैनिफेस्टो बना हुआ है इनका, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उससे आप इत्तेफाक? उसके बाद आप सवाल लीजिएगा। देखिए, पहले सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और देखिए, जहाँ तक की बात करते हैं हम रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है और मैं रामगढ़ की जनता से ये भी कहना चाहूँगा कि ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे नए आदमी को मौका देना चाहिए। और आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों देखी हुई है, और जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपने देखा कि एनसी और कांग्रेस का काफ़ी देर यहाँ पे सरकार भी चली, और इन्होंने जितने काम किए हैं वो आपके सामने हैं। मैं कांग्रेस के नेता की बात करूँगा, ये इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं,
कांग्रेस के नेताओं ने अपनी, इनके जो बड़े नेता थे इनको अपनी जेबें भरी, इनका अपना दफ्तर तक नहीं बनाया इन्होंने अपनी जेबों के खातिर। और भारतीय जनता पार्टी के दौरान बेशक सरकार 3 साल चली है, लेकिन उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, एम्स लाए हैं यहाँ पे, और जितनी की जितनी तरक्की भारतीय जनता पार्टी के दौरान हुई है उतनी कांग्रेस के टाइम नहीं हुई है। हाँ, ऋषि मेरे सहयोगी हमारे साथ थे जी। ऋषि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आप सवाल लीजिए पब्लिक के। ये अपने घोषणा पत्र में क्या, जो जितने भी जेलों में बंद हैं उनको छोड़ देंगे, क्या उससे सहमत है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो वहाँ पे जिन्होंने अलायंस किया है कि जितने भी 400 से 500 जो मुलाजम श्रीनगर के काम करते थे वो एंटी एक्टिविटी शामिल, उनको जेलों में बंद है, ये कह रहे हैं उनको रिहा कर रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपया दें, क्या वो सहमत है? तीसरे क्वेश्चन मेरा ये है कि उसने कहा है कि जो शंकराचार्य का नाम बदल कर एक मुसलमान के भी नाम रखेंगे और जो गौरी शंकर उसका नाम बदली करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सीटों के नाम माता वैष्णो देवी, जसरोटा, बाहुबली के नाम रखे हैं, तो दूसरी तरफ चरारी श्री के नाम पे रख रहे हैं। क्या ये सहमत है उनके एजेंडे जो मैनिफेस्टो ने रिलीज किया है? ये उग्रवादी ये भाजपा की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, तो इसके ऊपर इनकी मुझे लगता है पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही पूछा जाए, जिन आतंकवादियों के बच्चों को या जिन आतंकियों के साथ जिनके संबंध थे उनको नौकरियां दी गई थी, वो बर्खास्त किए गए हैं, टर्मिनेट किए गए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, जिसको हम घोषणा पत्र कहते हैं, वो कहता है कि हम उस पर दोबारा से विचार करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखो 370 गई ना, 35 गई, लेकिन 370 लगाई किसने थी? महाराजा हरि सिंह ने लगाई थी 1927 में, ठीक है ना। वो किस लिए लगाई थी? महाराजा हरि सिंह को भी पता था कि हमारे लोग जहाँ बहुत गरीब हैं, इनका कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, तो एक जमीन उनके पास रखी, कोई जमीन भी बाहर वाला कोई नहीं ले सकेगा। आज हालात देख लो उल्टे हैं। 370 तोड़ने का मतलब जहां डेवलपमेंट नहीं, 370 तोड़ने का मतलब ये था कि जब तक 370 दफा रही, इस स्टेट की तरफ किसने आंख उठा के नहीं देखा। हाँ, आपके पास आएंगे ना, ये आपके पास आएंगे ना, आपके पास आएंगे। अच्छा, 370 इन्होंने बोला 370 तोड़ेंगे तो सभी को मालिक बना देंगे। किसको मालिक बनाया है? किसी को नहीं बनाया। 370 तोड़ने का नुकसान हुआ, हमें फायदा नहीं हुआ। बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 370 से फिर 370 से फिर इस स्टेट को लूटने के लिए तोड़ी गई है। और देखो आप कि मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए। देखिए 370 जब तक रही जहां कोई लूट सूट नहीं हुई। अभी देख लो हमारे ये लोग जितने अभी ये बोल रहे हैं ना, 4-4 हजार का रेता ला रहे हैं उधर से, और थप्पड़ अलग खा रहे हैं जो रॉयल्टी लेते हैं उनसे। पहले लोग थे वो मुफ्त में लाते थे, मुफ्त में लाते थे। बजरी 200 की 300 की मिलती थी, अभी 3000, 4000, 5000 की बजरी मिलती है। जो 200 का रेता मिलता था ट्राली, वो भी 5000 का मिल रहा है। चलिए, मेरा एक सवाल इनसे जरूर बनता है, मुझे लगता है आपका भी बनता होगा। क्या ये अपने राज में, जितना लंबा राज इनका रहा एनसी और कांग्रेस का, क्या इनको कभी याद नहीं आया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते? कभी उस वाल्मीकि समाज का याद नहीं आया इनको कि जिनको सिर्फ जमादार तक ही रखा जाता था, सफाई कर्मचारी ही रखा जाता था? क्या इनको बुरखा बरादरी की याद नहीं? कभी याद नहीं आया? नहीं, कभी अभी अब 10 साल आप हो गए ना यहाँ पे, आप नहीं 10 साल हो गए इनको आए, हमने नहीं किया तो इनको करके दिखाना था जी। 10 साल तो इन्होंने भी गुजारे ना जी, ये भी करके दिखा सकते थे। दिखाया ना इन्होंने। क्या किया? वेस्ट पाकिस्तानी नहीं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों उसमें वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी वो हैं जो पाकिस्तान से आए हैं जी। जो JNK से जो शिफ्ट हुए हैं इधर उधर, उनको वेस्ट पाकिस्तानी नहीं कहा जाता जी।
उनके साथ जो हुआ मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि मैं इनको पैकेज दूंगा। हर काम ऑनलाइन है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो जहां का प्रत्याशी आपने जहां का कांग्रेस का प्रत्याशी दिया है, पहले वो बीएसपी का वर्कर होता था, फिर वो पैंथर में गया, आज उसके पास वो बेड़े चलाता था, आज कितने करोड़ों अरबों की उसके पास प्रॉपर्टी आ गई है, कहां से आई हुई है। और मैं बताना चाहता हूं, मेरे ग्राम में एक जनसभा हुई थी जिसमें पहले बात सुन लिए फिर प्रकाश करिए। मेरी एक रैली हुई थी, रमन बल्ला बैठे थे जो स्वर्गीय 2 बार के सांसद मदन लाल शर्मा जी, उसका नाम बड़ा था, उन्होंने स्टेज पर उसका बोला था मिस्टर 10%। क्या आपसे सहमत है? रमन बल्ला आपके स्टेज पे थे ग्राम में, उसका नाम ही 10% था। और कोई भी डेवलपमेंट का काम था 20%, 50% करप्शन चलती थी। आज साथियों, मैं खुद कहता हूँ, कसम वादा करके कहता हूँ, मैंने 15 लाख के किसी को 5 रुपए नहीं दिए। करप्शन की जब कांग्रेस ऐसी और बात चलती, बताइए क्या वो 10% हमने नहीं कहा? आपके सांसद ने 10% उनको नाम दिया था। जी विनोद जी, ये लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि करप्शन के जो मेरी बात एक बार सुनिए, एक बार सुनिए। जो 10% की आप बात कर रहे हैं ना, कर्नाटक में येदियुरप्पा ने 40% रखा था। चलिए अब वो 40% रखा, 40% माइनिंग माफिया, लीकर माफिया की हवा निकाल दी आपके सामने जी, क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, यहाँ बेघर कर दिया गया था, उनके हक हुकूक भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिए। यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं, 1971 1965 के रिफ्यूजी, उन सबको हम लोगों को कस्टोडियन लैंड लाट थी, उनको मालकाना हक दिया। यहाँ पर लोकल लाठी जितने हैं उन सबको, लोकल लाठी को भी मालकाना हक हम देने जा रहे हैं। और जितने भी रिफ्यूजी थे, और जहाँ जाट समाज, जहाँ मैं समझता हूँ बहुमूल्य जाट समाज है, पहले बॉर्डर पे 4% यहाँ पर रिजर्वेशन थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यहाँ के संसद जुगल किशोर शर्मा जी ने यहाँ पर 4% रिजर्वेशन दी। उसके बाद अब जाट जो थे उनको ओबीसी में लाके, क्योंकि ये जाट बहुमूल्य हमारा एरिया है, 8% रिजर्वेशन दी है। ये कहते हैं किया कुछ नहीं, मैं कहता हूं कि करने के लिए रहा कुछ नहीं। और यहां पर जितनी डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के अभी के मेरे भाई संसद हैं, मेरे अति घनिष्ठ मित्र हैं, और मैं इनके खिलाफ क्या बोलूं, मैं कहता हूं कि ये सरपंच हैं 3-4, इनको पूछिए कि अब जब पहले सरपंच होते थे यहां 10-10 रुपए नहीं आपको मिलते थे, आज आपको 1-1 करोड़ रुपया मोदी जी दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए यहां पर नामो निशान मिट गया था। यहां पर एक डिक्टेटरशिप सरकार थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को लूट रही थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां तक फैलाया था। हम लोग यहां के फौजी रहने वाले हैं, हमारे भाई जब श्रीनगर जाते थे वहां पत्थर फेंकते थे, उनके साथ अपमानजनक टिप्पणियां होती थी, उनको पीटा और मारा जाता था। आज कहां गए पत्थर फेंकने वाले, आज कहां है वो? आज सब एजेंडा, आप कश्मीर में जाइए, आज लाल चौक बाहर झंडा चढ़ाइए, पूरे कश्मीर में झंडा चढ़ाइए, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी की देन है। सवाल करप्शन का है, सवाल करप्शन का है, राहुल जी का जवाब देना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे मेरे हैं भाई अर्जुन जी, बड़े वरिष्ठ नेता ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, आज भी इन्होंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि कुछ ऐसे स्कीम्स थी जिसमें नरेगा का आधा और आधा ये अब तक हम लड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक कमेटी बनी है, 2 करोड़ रुपए की पेंडिंग लायबिलिटी है यहाँ जिला सांबा की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इमीडिएटली आप निश्चिंत रहिए, आपको पैसे मिलेंगे। अभी रही बात मनरेगा की, मनरेगा
महकमा क्या था, यही सरपंच लोग लूट घसूट थी, और लूट घसूट बंद की है। ऑनलाइन आजकल होता है, ई टेंडरिंग होती है, ऑनलाइन हाजिरी लगती है। तो वो जो लूट घसूट थी, ये जो माननीय कुछ अपोजिशन के सरपंच हैं, ये पैसे उसमें से ज्यादा कमाते थे, वो रोक हुई है। और सरकार का पैसा और पब्लिक का पैसा सही जगह लगता है, करप्शन कम हुई है। जी, करप्शन कम हुई है, आपका क्या कहना है? ये जोहल जी का दावा है। सर देखिए, ये चुनावी दंगल जो आज यहाँ रामगढ़ में हो रहा है, तो मैं इसमें यही कहूँगा कि इस चुनावी दंगल में वही जीतेगा जो रामगढ़ की जनता के लिए काम करेगा। और रामगढ़ के लिए जनता के लिए जो इनके काम है, बॉर्डर की समस्या है, जैसे आपने रिफूजियों को मालिकाना हक दिया, उसमें हम बहुत खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रिफूजियों को दिया। लेकिन उसके साथ साथ हम माननीय गवर्नर साहब से इस चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि हमारा SC समाज जो है, दलित समाज जो है, वो इससे पीछे रह गया है। कम से कम इनका भी ध्यान किया जाए और इनको जो लोकल लाठी थे इनको भी दिया जाए। बाकी हम पूरा खुश हैं, बाकी जो रिफूजियों को मिला हम इस पे बहुत खुश हैं, और हम लोकल लाठी के लिए भी इनको दिया जाए, हमारा जबरदस्त यही कहना है। चलिए तो साहब, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब संगठन मजबूत होता है तो अगर उसकी सरकार बनती है तो मजबूत सरकार बनती है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे, उनके आगे सरेंडर क्यों कर दिया? आपने मात्र 32 सीटों पे चुनाव लड़े। आपके फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट वकार रसूल के सामने उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आपके प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा, उनके सामने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आप इतने कमजोर क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने कमज़ोर कोई नहीं है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपने इनके सामने कैसे कर दिया, मैं ये चाहूँगा कि आप भी बताइए कि जो सिस्टम इन्होंने बनाया है औरों के साथ गठजोड़ कर करके आज अपने बंदे छोड़ रहे हैं, ये भी तो इनका देखिए ना। आप इनसे भी सवाल करिए कि आप किसके साथ समझौता करके कैसे कैसे कर रहे हैं। किराए पे पैसे खर्च के आदमी ला रहे हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, हजार रुपया दे के लाते हैं। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज देश खतरे में है। सब लोग जानते हैं कि आज युवा भीख मांगने पे आ गया है, इतना परेशान है कि उसको कोई नौकरी नहीं है। किसान परेशान है। गठबंधन का सवाल, इन्होंने गठबंधन किया उसके PDP के साथ, आज बुखारी जी के साथ, दूसरा तीसरा सारा कुछ कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ठीक है कि नहीं? आज समय की मांग है, लोगों की मांग है, उस ढंग से पार्टियां काम कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, पब्लिक से भी पूछना चाहूंगा। देखिए, जब आप एक जम्मू प्रोविंस से वाबस्ता हैं, जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं और ऐसी पार्टी ज्वाइन करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मशरूम में, ये मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखती है कि हम आए तो केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए, हम आए तो 370 और 35 से वापस लाएंगे, हम आए तो जेलों में जो बंदी हैं, जिसमें स्टोन पेल्टर्स भी हैं, कुछ वीडियोस मेरे सभी सहयोगियों ने देखी होगी कि एक EVM लेकर के आर्मी का जवान जा रहा है और पीछे से लाते मारी जा रही। वो वीडियो बड़ी दर्दनाक है, दिल को छुआने वाली। क्या ऐसी स्थितियां चाहते हैं आप? देखिए सर, जब किसी के साथ बेइंसाफी होगी ना, वो तो उसका जवाब जरूर देगा। इनसे ये पूछिए कि उधर क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, जब एक दल बैठा था, उसके मुंह पे पेशाब किया था इन लोगों ने। इनकी कैसी ये इंसानियत है, ये क्या सोते हैं? किया था ना, पेशाब किया था। अच्छा, दूसरी बात, अब तक जितने भी हमने प्राइम मिनिस्टर देखे, मोदी जी के पहले जितने प्राइम मिनिस्टर 14 प्राइम मिनिस्टर हुए, इस देश पे सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा था, 55 लाख करोड़ का। मोदी के आने के बाद ये 1,72 लाख करोड़ का हो गया, ये डबल। ये आप देखिए, आप गूगल से निकालिए इसका, कितना कर्जा होगा हमारे साथ। डबल लिया इन्होंने, हाँ? वो कहाँ गया? अच्छा, फिर चुनावी बांड में इन्होंने कितना घपला किया? 61 अरब 60 लाख रुपए का गबन किया उन्होंने चुनावी बांड में किया। अच्छा, फिर जो मंदिर इन्होंने बनाया वहाँ 14,000 करोड़ का। वापस लौटते ऋषि सवाल है। बताइए, ठीक है आपने 370 तोड़ी,
हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन 370 तोड़ने के बाद जो हमारे लोगों ने झेला है, जहां रेत माफिया गया पंजाब से, हमारे लोग जो एक ट्रैक्टर लेता था, कोई जिम्मेदार, किसी का बच्चा किसी की शादी करनी है उसने, तो वो उसको ट्रैक्टर लेके दे दे, जब कोई गाड़ी लेके दे दे। वो बात सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। मुद्दा ये है कि जहां लोगों को, ईमानदार लोगों को चोर बनाया गया, जो 200 रुपए की ट्राली रेते की मिलती थी वो वहां 1500 की मिलने लगी, और वो ट्रैक्टर वाला 1500 दे के भी चोर साबित हुआ, उसको चोर बनाया गया। देखिए एक पॉइंट और है मेरा, एक पॉइंट और है, बात सही मेरा पॉइंट है। जहां पर डिग्री कॉलेज आया, आज तक उसका टेंडर हो गया, उसकी जो जमीन है, जो लैंड है, वो ट्रांसफर हो गई, लेकिन राजनीति के चक्कर में आज तक काम नहीं लगा। और जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ऋषि जी, बच्चे आज मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं। सवाल है एनसी और कांग्रेस से, मेरा सवाल है एनसी और कांग्रेस से कि जब 90 के दशक में मस्जिदों से आवाज आती थी कि अपनी बीवियां और बेटियां छोड़ के कश्मीरियों चले जाओ, तब हमारी आर्मी को क्यों बांध के रखा था? अब 2019 है, वही आर्मी है। आज कोई पत्थर मार के दिखाए, आज कोई पत्थर नहीं मार सकता। ये एनसी और कांग्रेस की नाकामी है। ये बातें करते हैं आज रेत माफिया की, लेकिन कश्मीरी पंडितों का इनको दुख नजर नहीं आता। सब रेत बजरी पे बात अटकी है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का इनको दर्द दिखाई नहीं देता। सर रेता की बात रही, चोरी बंद हो गई ना, वो अपने घर तो सर उठा देते हैं लोग। सर ये बोल रहे हैं कि एमपी इलेक्शन में सीटें कम क्यों आई? ये चला, एक फैक्टर चला संविधान का, 49 बार संविधान में अमेंडमेंट हुई है, वो कांग्रेस ने की है, भाजपा ने तो संविधान को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये एक फैक्टर था, इनका झूठा फैक्टर था, जिसकी वजह से ये थोड़े से कामयाब। विनोद जी, मेरे भाई कह रहे हैं, मैं बॉर्डर के लास्ट गांव बैंगलोर में रहता हूँ। 14 के बाद आपका बॉर्डर देखिए, रोज सिर पे बच्चों को उठा के अपनी कटरी लेके रोज भागते थे। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, एक भी गोली हिंदुस्तान की, इधर से एक गोली आती थी, उधर से वहां 10 गोली जाती थी। आज थर-थर कांपता है पाकिस्तान, ये मोदी जी की वजह से ही हो पाया है। सिर्फ मोदी। रोज बम ब्लास्ट होते थे पूरे हिंदुस्तान में, पिछले 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुए। इससे बड़ा नेता कौन सा चाहिए? एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। चलिए कहीं ना कहीं इनका कहना है, इनका कहना है, जी आप सर पहले तो ये मालकाना हक की बात कर रहे हैं। हम भी रिफ्यूजी है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट करना था, जैसे इन्होंने 5.5 लाख रुपया, जो कि कांग्रेस सरकार ने 30 लाख रुपया सैंक्शन किया था। एक मिनट बात करो, मैं बात करूं सर मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जितने ये कार्यकर्ता है, ये जितने कार्यकर्ता है, ये मौका परस्त है। कल हमारी सरकार बनेगी, ये हमारे साथ खड़े होंगे। मैं जानता हूँ, एक चेहरे को जानता हूँ, ये पहले कांग्रेस ही थे, कल दोबारा हमारे साथ आएंगे जब हमारी पावर होगी। ये मौका परस्त है, ये कोई आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलते, ये कोई भी पक्का बीजेपी का नहीं है। हम जानते हैं ये कल हमारे साथ है और कल दोबारा आएंगे। एक मिनट और बात करने दो सर। एक मेरी बात सुने सर। दूसरी बात जो बोल रहे हो आपकी, एमसी से कार्ड हुआ, एमसी से हमारा कार्ड हुआ, इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। अभी अनंतनागर जोरी में इन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? रविंदर रैना ने किसको वोट कास्ट किया? बीजेपी वालों ने किसको वोट कास्ट किया? ये हमारे साथ बात तो करे। ये मौका परस्त लोग हैं, हम लोकल हैं, हम भी इनको जानते हैं, ये भी हमें जानते हैं। मौका परस्त है। अब तो सर ये ऐसे साबित करते हैं, अब तो ये ऐसे साबित करते हैं जैसे इन्होंने शाखा लगाई है तिक्कर लगा के। हम एक संगीन मौका प्रस्ती का आरोप लगाया जा रहा है, इस गुट पर मौका प्रस्ती का आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, देखिए ये मेरे भाई हैं सारे, मैं इनको क्या जवाब दूं? ये मेरे साथ रहे हैं, आज भी मेरे साथ हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं।
और आज की जो परिस्थिति है, आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, जो विचारधारा थी, हम लोग उसके साथ जुड़े हैं। और आज नहीं, मैं 8 साल पहले का जुड़ा हुआ हूँ, उसके पहले भी मैं न्यूट्रल रहा हूँ और मैं समाज सेवा में ज़्यादा ध्यान देता था। हाँ, और 8 साल पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आया और मेरे साथ यहाँ के जितने हमारे लोग थे वो भी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। और यहाँ तक था कि मेरे भाई शायद ये भूल गए हैं कि जब डीडीसी की इलेक्शन, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था इधर 7-8 सीटों के लिए, क्योंकि सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। अब ये कहीं से वो जो कुंडलू लाए हैं 5-6 सीटें, 5-6 पार्टियां चेंज करके कुंडल, पहले वो बीएसपी का था, फिर वो पैंथर में गया, फिर आम आदमी पार्टी में गया, अब वो कांग्रेस में आया है। तो ये क्या बताएंगे विचारधारा, जितने लोग जो बैठे हैं ये सारे जो हैं ये कोई कांग्रेस में नहीं थे। ये आज क्या है, वो एक ऐसा लीडर आया यहाँ पर, कुछ डिवाइड एंड रूल करके कुछ लोग उसने जोड़े हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत स्थिति है, हम लोग बड़ी मजबूत स्थिति में हैं। यहाँ भारी मतों से यहाँ हमारे कैंडिडेट जो हैं माननीय डॉक्टर मनियाल जी, वो पहले भी सांबा से प्रत्याशी थे, तो अब जीतेंगे। जी विनोद जी, यहाँ से दलित समाज के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम सवाल लेंगे। क्या आपका सवाल? मेरा सवाल जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। अब आप सुन लीजिए, आप सुनने का माजर एक जी मेरा जो सवाल है वो बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों से है कि जब क्रीमी लेयर बना, कोटे में कोटा बना, तब ये दोनों पार्टियां कहाँ थी? हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ने असेंबली में जाके अपने हक के लिए लड़े, तब ये दोनों पार्टियां कब थी? कब ये अपने हमारे समाज के लिए सोचेंगे? मेरा ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों से है। और जो दूसरा मेरा सवाल है, आज बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों कहते हैं कि हम गरीबों को पैसा दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। मेरे घर में मेरा गांव नंगा है, मेरे गांव नंगा में एक घर 7 साल एक बैंकर में रहते हो गए उनको, और आज तक उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और दलित समाज के बारे में नहीं सोचा गया। ये आरोप बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं। चलिए एक सवाल ये लेंगे सर। विनोद जी, मेरा एक सवाल कांग्रेस के नेताओं से है। मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम संविधान से चलते हैं। राहुल गांधी जी भारत का संविधान लेके संसद में घूमते हैं, और मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब हमारे एससी भाइयों के ऊपर क्रीमी लेयर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो ये कांग्रेस के नेता का एक भी जवाब नहीं आया, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो नेशनल लेवल का कोई लीडर हो, एक भी नेता। मेरे भाई ने जैसे अभी कहा कि एक भी आदमी का जवाब नहीं आया, मैं आपसे अनुरोध करूं कि आज देखिए जनगणना की बात कर रही है, जात के आधार पर, जातीय जी। आज आपने पिछले दिनों में देखा कि राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में पद यात्रा करी, कोई उन्होंने उनमें देखा आपने कि किसी एक कोई दलित है तो उसको नहीं है, जो भी पिछड़े वर्ग का वहां तक वो पहुंचे। आज ये है कि ये किराए पे होता है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि जबरदस्त आज बुरी हालत है पूरे देश को, पूरे देश का मतलब कि रुपया लूटा है, किसी को 1000 दो, किसी को 500 दो, जितनी क्षमता रखता है उनको आके मतलब के जो अनुशासन है उसको भंग कर दो। जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये बात कर रहे हैं हम सुन रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वो सुनते नहीं है। मोदी ये पूरे देश में हो रहा है। आज केंद्र में देख रहे हैं कि केंद्र में जो बैठे लोग हैं आज उनकी हवा निकल गई है। पूरे देश में जो अंधभक्त हैं इस तरह ही चला रहे हैं। थोड़े समय की बात है, समय के गर्भ में आइए कि आने वाले समय में सारों को पता चल जाएगा जो फसली बटेरे हैं कहाँ भागते और किधर भागते हैं, ये आपके सामने होंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है जी सत्ता में बैठने के लिए। अम्बेडकर जी यहाँ 50 साल 60 साल तक रहे। माननीय जो हमारे वाजपेयी जी थे उन्होंने भारत रत्न दिया, कांग्रेस ने उनको बिल्कुल नीचे पायदान पे रखा और उनको मान सम्मान अगर बढ़ाया है तो आज भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। आज माननीय जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका मान सम्मान और दलितों का, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ 7 सीटें
रिजर्व थी पिछली बार, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और क्यों जीतती है? क्योंकि दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमेशा माननीय प्रधानमंत्री दलित के लिए सोचते हैं। और ये कांग्रेस ने हमेशा नीचे दिलाया और बी आर अम्बेडकर जी की, माननीय भीमराव अम्बेडकर जी की इन्होंने बेइज्जती की है। किस प्रधानमंत्री ने दिया? इनसे पहले पूछिए, दोबारा से सवाल पूछिए, दोबारा से सवाल रखिए। इनका कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न भाजपा की सरकार में मिला और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। लेकिन इनको पूछिए, पहले क्लियर करके आए, होमवर्क करके आए कि उनको भारत रत्न किसने दिया था। जी क्लियर करके आप बताएं, कांग्रेस ने दिया था नहीं दिया? आप कैसे बोल सकते हो कि किसने दिया? और आप ये बताइए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्टों को 15% रिजर्वेशन मिलेगी। आज तक 8% रिजर्वेशन मिली है। आप दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट का वोट कलेक्ट करके बैठ जाते हैं असेंबली में, हमारे अधिकारों के खिलाफ लड़ते हो। आप ये बताइए, हमें हमारे अधिकार जम्मू कश्मीर में कब मिलेंगे? यूटी बनने के बाद आज तक हमें 15% रिजर्वेशन। देखिए, एक बात सुनिए मेरी, आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए ना, उनके मुंह से अगर कोई लफ्ज निकलता था, किसी सभा में बोलते थे, किसी सेमिनार में बोलते थे, किसी सोसाइटी में अगर वो कोई शब्द बोलते थे ना मुल्क के लिए, तो वो पत्थर की लकीर बन जाता था। आज का प्रधानमंत्री वो बोलता है तो दूसरा कहता है ये जुमला था। ये प्रधानमंत्री बोल रहा है या तो मदारी बोल रहा है? प्रधानमंत्री को अपनी घर में बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री काम ये नहीं एक शब्द कह के उससे मुकर जाना, ये प्रधानमंत्री का करैक्टर नहीं। चलिए अब्दुल्ला की बात करिए, उमर अब्दुल्ला की बात करिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी ने, आप भी जानते होंगे, उमर अब्दुल्ला जी ने कुछ रोज पहले कहा था। हम भी आपने यही उमर अब्दुल्ला थे जो कहते थे कि मैंने यहाँ पे रियासत बने को चुनाव लड़ूंगा। आज किस मुंह से चुनाव लड़ने आ गए हैं मैदान में? पहले ये कहते थे जब तक रियासत बहाल नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब किसी मुंह से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहेंगे अब्दुल्ला। चलिए, बोला था बोला था पब्लिक में। अभी सर ये इन्होंने बात की पार्लियामेंट के इलेक्शन में, एक मिनट सर, अभी इन्होंने बात की पार्लियामेंट की इलेक्शन में, इनको बताया सर, मैं आपको बता देता हूँ जितने भी इनके सो कॉल्ड बड़े लीडर खड़े हैं ना इधर, सब ने अपने पोलिंग स्टेशन हारे हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है मोबाइल में, जो अभी ज्यादा बातें कर रहे हैं। मडियाल साहब का खुद हारा है, मडियाल साहब का खुद हारा है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरा नंबर, आज भी मैं अभी गांव से आया, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात सुनो। हमने लीड की है गोलपुर तक, इधर से हमने गोलपुर तक लीड की है 250 वोटों से, जो काउंटिंग में थे सर। दूसरी बात, जब इलेक्शन, एक मिनट सुनने का मादा रखो सर, जब इलेक्शन होती है पंच की, बाहर इलेक्शन वोट डालती है। जब सर जब पंच की इलेक्शन होती है बाहर वोट डालती है, जब सरपंच की होती है पंचायत डालती है। आज मैं आया वहां से, जहाँ पे अगर किसी को सिर दर्द होती है, चाहे इनकी हुकूमत थी, हम पंच सरपंच से हमारे पास लोग आते थे, ठीक है सर। आज इन्होंने मेरी बीबी है, मैं बोल रहा हूँ हमारे बोल रहा हूँ, मैं हमारे बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बोला मैं हूँ। अगर आप देख शिब्बा जी, मैं आप जैसे लोगों को काउंटर करना जानता हूँ, मैं काउंटर करना जानता हूँ। मैंने कोई नहीं बोला, मैं जब हम थे हम का मतलब हमारे थे, जब मैं जानता हूँ कहाँ पैर रखना, मैं जानता हूँ। मैंने भी राजनीति बड़ी देर से की है, मैं जानता हूँ पावर में रहे या नहीं रहे। सर आज मैं आया हूँ, इन्होंने मोदी साहब के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, लगाए मनियाल के पोस्टर, ले बोर्ड लगाए, अपने पोस्टर ले बोर्ड, हम बताते हैं इन्हें। फिर इनको मोदी साहब बीजेपी बरसी हाल था, फिर भी हराया था, आगे भी हराएंगे। भाजपा से जी माननीय जोहल जी, मुझे आप एक बात बताइए,
भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं, जीतने के बाद जब जहां बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, तब यहां से गंगा जी जीत के गए थे। जीतने के बाद उनकी भाषा चेंज हो गई, वो बोलते थे अब हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। क्या आज घर घर में जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई आज उनको कि जो जोल साहब, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं और मेहरबानी करके टॉपिक को चेंज मत करिए। पिछले 10 साल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सत्ता आपके हाथ में है, भाजपा के हाथ में है। मुझे ये बताओ, जिस रामगढ़ की आप पैरवदारी करने के लिए आए हैं, इस रामगढ़ के लिए आज तक आपकी सरकार ने क्या किया? जहां तक कि मैं बॉर्डर पर, आप चुप रहिए, बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जहां तक मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं। सबसे बड़ी समस्या मेरे इलाके की इरिगेशन की है। आज तक उसको सॉल्व नहीं किया। 2 साल हो गए। इनका ये मानना है कि 10 सालों में क्या किया रामगढ़ के लिए। इनके कहने की मैं आपको वापस आऊंगा 10 सालों में आपने क्या किया है सरकार इस रामगढ़ के लिए? कहते किसान है जी। अच्छी बात है, मेरे भाई किसान हैं तो किसान के लिए, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का, मैं इनको बता दूं कि 6,000 रुपए से लेके 8 करोड़ रुपए तक एक किसान सब्सिडी ले सकता है। आप कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी नहीं दी? आप गाय लेना चाहते हो, 2 गाय पे 80,000 रुपया सब्सिडी है। आप 10 गाय लेना चाहते हो, 4 लाख रुपया सब्सिडी है। आप 50 गाय लीजिए, देखिए हमारे बीडीसी चेयरमैन ने लिया, आप भी भरिए, मेरा काम है आपको दिलवाना। 50 लाख रुपया सब्सिडी है। आप कोल्ड स्टोर बनाइए, 8 करोड़ रुपया सब्सिडी है। आप छोटा कोल्ड स्टोर बनाइए, 4 करोड़ सब्सिडी है। आप पोल्ट्री के लिए आइए, 4 लाख सब्सिडी है। हर साल 1-1 लाख सब्सिडी है। आप भेड़ें पालिए, आपको हर भेड़ पे, हर बकरी पे 4-4 हजार रुपए सब्सिडी है। आप बताइए, आप नाम बताइए कौन सा शोबा है? और 5,013 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है यहाँ। आप लेने वाले बनो। कौन से शोबे में किसानों के लिए नहीं किया है? जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए जितना मोदी जी ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। चलिए आप इसका हाँ सर, मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं। ये पूछ रहे हैं कि भाजपा ने क्या किया बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ के लिए। तो मैं कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूं कि जो आपका नुमाइंदा भी आया है यहाँ पे, वो रामगढ़ जो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो आधी कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो वो पहले 2 बार एमएलए बन चुके हैं, 1 बार मिनिस्टर बन चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो बॉर्डर की बेल्ट के लिए क्या किया उन्होंने क्या किया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जो कांग्रेस के नुमाइंदा है, वो बॉर्डर बेल्ट के पहले एमएलए रह चुके हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 1 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया? सांबा से ऊपर गोरन पड़ता है और 20 किलोमीटर का सफर 2.5 घंटों में होता है। एक सड़क तक नहीं बना पाए वो एमएलए मिनिस्टर वहां के, और वहां रामगढ़ की तरक्की क्या करेंगे? रामगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बड़े सभ्य तरीके से आपने डिबेट में पार्टिसिपेशन की। आप सबका जो पार्टिसिपेंट है मेरे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र की ब्यूटी है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमें वोटिंग राइट है। अपने वोट के अधिकार के साथ हम किसी भी नेता को बदल सकते हैं और हमें अपना वोट कास्ट करना है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।